हेलो एवरीवन। दोस्तों, डीआरडीओ के नोटिफिकेशन को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़ लिए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर करके देने वाला हूं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी डीआरडीओ की तरफ से रिलीज हुआ है, तो इसके अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो नोटिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी गहराइयां हैं वो सारी की सारी मैंने देख ली है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मेरे दोस्त, डीआरडीओ के अंदर डिप्लोमा की और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें 11 दिसंबर से लेके आप लोग कब तक 1 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें अभी सीबीटी का डेट नहीं बताया गया, सीबीटी का डेट कुछ टाइम बाद आएगा। हम लोग सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। यह चीज तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी कि अगर आप अभी डिप्लोमा या आईटीआई की स्टडी कर रहे हैं और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल इज अवेटेड आर नॉट अप्लाई, मतलब शुड नॉट अप्लाई, वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जिनकी डिप्लोमा के अलावा, है ना, बीटेक की या फिर बीई की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर ये आपका कंप्लीट हो चुका है, possessing higher qualification shall not be considered for recruitment, मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक अगर कंप्लीट हो गया है तो आप एलिजिबल नहीं है, जैसा कि पीजीसीएल एग्जामिनेशन के अंदर भी होता था। अब इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में सभी के सभी ब्रांचेस की अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसकी डिटेल्स आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो मैं सीधे पते की बात पे आता हूं। अब यहां पे कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर, हमने कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, तो उनका कहना यह है कि जैसे कि सर हम डबल ई वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखिए यहां पर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल है। या फिर यहां पर ट्रिपल ई वाले जो बच्चे हैं उनको डाउट होता है क्या हम इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ब्रांच में सिर्फ 11 पोस्ट हैं, तो क्या हम 47 वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। ट्रिपल ई वाले डबल ई में अप्लाई नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी ट्रिपल ई ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ट्रिपल ई वाले सिर्फ ट्रिपल ई में ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका डिप्लोमा यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही दे रखा है। तो यही ब्रांच वाले स्पेसिफिकली इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ट्रिपल ई वाले इधर उधर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात क्लियर। फिर इसके अंदर कंप्यूटर साइंस को लेके बीएससी वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कंप्यूटर साइंस बीएससी वाले हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते डिप्लोमा की पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस नॉट एलिजिबल। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर 10th भी किया है, आईटीआई भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, क्या दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या होगा क्या नहीं, वो भी देख लेते हैं। अब देखो, ये है टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी। इसके अंदर क्या बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि आपके पास 10th के बाद आईटीआई तो होना ही चाहिए, पहली चीज क्लियर है। तो आईटीआई तो चाहिए ही चाहिए आपको टेक्नीशियन की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चाहिए मेरे दोस्त? इसके साथ साथ अगर देखिए, कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री इन साइंस शैल बी एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन ए। मतलब अगर आपने आईटीआई के अलावा डिप्लोमा भी कर रखा है, हायर क्वालिफिकेशन हो गई वो, तो भी आप टेक्नीशियन पर एलिजिबल हो। मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा का फॉर्म तो भर ही सकते हैं, लेकिन आप अपनी रेस्पेक्टिव डिप्लोमा की ब्रांच आईटीआई के हिसाब से आप टेक्नीशियन का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर एक्चुअल में क्या हम दो बार अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए? यस, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई और डिप्लोमा भी किया है, वो आईटीआई का फॉर्म भी अलग से भरेंगे और डिप्लोमा का फॉर्म भी अलग से भरेंगे। ठीक है। तो इसमें बाद में लिखा भी गया है मल्टीपल एप्लीकेशन के बारे में। तो देख लीजिए यहां पे, जैसे कि ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की यहां पे टोटल 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 वैकेंसी है, और रेस्पेक्टिव ब्रांचेस की वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे डिप्लोमा में एलिजिबल, अभी डिप्लोमा उसने कंप्लीट कर लिया लेकिन बीई स्टडी कर रहा है ना, रनिंग है अभी उसकी बी या बीटेक, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? यस, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इफ अ कैंडिडेट पजेस दिस, मतलब आपको फॉर्म भरते टाइम अपनी डिटेल्स बतानी होंगी कि हम लोग बीई की या बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए? एक और बहुत ही जरूरी बात,
क्या है वो ये है मेरे दोस्त कि देखिए हर एक वैकेंसी के बगल में यहां पे पोस्टिंग स्टेशंस लिखे हुए हैं। जी हां, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए ये पोस्ट कोड दिए गए हैं ना हर एक ब्रांच के बगल में, आपको यहां पर प्रेफरेंस भी डालनी होगी। जी हां, ये पोस्टिंग स्टेशंस आपकी एक्चुअली में प्रेफरेंस हैं। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस डालनी होगी कि आपको कहां पर नौकरी चाहिए, किस लैब में या किस जगह, किस डिपार्टमेंट में किस जगह वैकेंसी चाहिए आपको नौकरी। तो देखो ये जो पोस्टिंग स्टेशन है इनके पोस्ट कोड देखिए यहां पे नीचे दे रखे हैं, ये रहे पेज नंबर 6 पे, ये है पोस्टिंग स्टेशंस। तो आप लोग अपने घर के हिसाब से जो आपके पास में पोस्टिंग स्टेशन पड़े वहां पर आप लोग अप्लाई करिएगा, मतलब उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जमाइएगा। क्लियर है ये चीज? तो टर्म्स ऑफ पोस्टिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग स्टेशन जब फॉर्म भरेंगे तो बताना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट ऑलरेडी क्लियर है, 18 से 28 साल है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। और मेरे दोस्त इसके अलावा और भी कुछ है, एप्लीकेशन फीस में 250 रुपए की फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 500 रुपए रिफंडेबल है। अगर आप टीयर 1 देते हैं, आप पहला टीयर 1 देते हैं तो आपके रिफंड होंगे, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और एग्जामिनेशन सिटी ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी जगह है, देख लीजिए ये सब कुछ है। हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, देखिए मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाद में पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह इसको अपन बाद में देखेंगे। अब अपन इधर आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। यहां देखिए दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। व्हाट इज द एज लिमिट, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। यस, एज लिमिट क्या है? तो 18 से 28 साल है। माई फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर क्रूशियल डेट, कैन आई अप्लाई? मतलब मेरा फाइनल जो एग्जाम का रिजल्ट है डिग्री का या डिप्लोमा का वो या आईटीआई का, वो क्रूशियल डेट के बाद आएगा, फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के बाद आएगा। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते भाई। आई पजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑल्सो परसुइंग बीटेक एमएससी और पीएचडी ऑन क्रूशियल डेट, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेप्टेम्बर 11? यस, मतलब वही हो गया कि मेरे पास डिप्लोमा है लेकिन मैं हायर में परसुइंग हूं अभी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? यस। लेकिन आई हैव कंप्लीटेड बीटेक, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। फिर देखिए आई हैव ऑब्टेन्ड बीएससी डिग्री इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, पीएमसीएस, पीएम, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? जी नहीं। अगर आपका बीएससी फिजिक्स में है, बीएससी केमिस्ट्री में और बीएससी मैथमेटिक्स में, तभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पे। चलिए, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बारी बारी से देख लेते हैं एक बार सारी। देखो, कैन अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी बी रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट यूआर वैकेंसी? मतलब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो क्या आप यूआर की वैकेंसी में सिलेक्ट होगे? तो देखिए क्या लिखा है, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी कैन बी रिकमेंडेड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी इफ ही शी इज सिलेक्टेड ऑन हिज ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर आप यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हैं बिना किसी ओबीसी का फायदा उठाए, जैसे कि आपने ओबीसी में 3 इयर्स एज लिमिट का फायदा उठाया, एक्चुअली में एज लिमिट थी 28, अब ओबीसी की 3 साल बढ़ के 31, तो आप 30 साल के हो और आपने ओबीसी के रिलैक्सेशन का फायदा उठाया, और अब आप बोल रहे हो कि यूआर में अप्लाई करके मैं उसकी वैकेंसी के हिसाब से उसमें सिलेक्ट होना चाहता हूं, तो नहीं, मतलब यूआर की वैकेंसी के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं बस लेकिन उसका कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप यूआर की वैकेंसी पे एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी, व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर मी? तो भाई जो भी सरकारी में है उसको एनओसी चाहिए, समझ गए? और एक और बात, जो प्राइवेट में है उसको एनओसी नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए, व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन? तो डेट ऑफ इश्यू शैल बी ऑन और बिफोर क्रूशियल डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। ओके, चलिए इसके बाद ये सिग्नेचर विग्नेचर और फोटो के बारे में डिटेल्स है, कैसी कैसी क्या क्या चाहिए। इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अगेन? अगर दिस सेप्टेम्बर 10 का पेपर अगर दिया है तो क्या सेप्टेम्बर 11 के लिए फिर से रजिस्टर करना होगा? जी हाँ, करना होगा। क्या रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर फॉर्म फिलिंग होगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं। हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड, तो भैया रिफंड उन्हीं को मिलेगा जो टीयर 1 देंगे, उन्हीं के पास रिफंड आएगा। समझ गए। फिर और कुछ क्वेश्चंस हैं। सिलेबस क्या है सेप्टेम 11 का, तो कहा गया है कि सिलेबस के लिए वेबसाइट विजिट करिए, लेकिन अभी वेबसाइट पर सिलेबस आया नहीं है, तो क्या पता नियर फ्यूचर में आपका सिलेबस आ जाए। कितने लैंग्वेजेस में होगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो यस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस बार है। और कुछ क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत आती है तो कहां पर कांटेक्ट किया जाए, तो ये देखिए ये है आपका हेल्प डेस्क नंबर, यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर मैं सेप्टेम 11 में सिलेक्ट होता हूं और अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो फिर क्या होगा। मैंने पेपर तो पास कर लिया लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें फेल हो गया। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल और जैसा कुछ पास जैसा कुछ है ही नहीं, हमें बस सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे इस मॉड्यूल में। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कोई पास और फेल वाला हिसाब किताब नहीं है, इसकी कोई मार्किंग नहीं है, तो चिंता मत करिए, ये पर्सनल इंटरव्यू तो है लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। फिर ड्यूरिंग टीयर 1 और टीयर 2 कैन आई गो बैक टू अ सेक्शन, तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके है। टीयर 1 के अंदर आपको मालूम है कि अलग अलग सेक्शंस हैं, मैथ के, रीजनिंग के, तो सेक्शन वाइज यहां पर टाइम लिमिट बनाई गई है जैसे बैंकिंग में होती है। ठीक है, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते, जब एक सेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा तभी दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा। ये है मेरे दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल्स, मैंने लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। 10th ITI डिप्लोमा, EEC, EEE, प्राइवेट वालों को NOC और BSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो मेरे दोस्त तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।